ससुराल जाते ही सबको मेरी सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों में वापस मुझे मायके भेज दिया। मन्नू पेट में था, जन्म के बाद भी नहीं आए। मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहकर से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। अगल बगल की कुछ लड़कियों को मैं सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो उन लोगों ने और भी लड़कियां ले आई। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगी और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा वहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू शुरू में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्नू के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी और चिल्लाकर बोली, बाबूजी घर में अब यह फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मन्नू पर फिजूल खर्चे करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालात एकदम खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती है कि माँ बाप पर उनका हक नहीं रहता। खैर जैसे तैसे मन को मनाकर फिर मैं सामान्य हो गई। मन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ में रख देती। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना, वो मान गई थी। घर में भाभी का क्लेश भी जारी था। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वो घर का काम काज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। उन्हें खाना बनाने का शौक बहुत था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वो बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को रसोई से धीरे धीरे दूर कर दिया। मैं तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही बेवजह वो अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठे आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त में खाने की लोगों की आदत लग गई है। अरे जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख ले। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही हूँ। फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसे ही बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बातों ने मेरे दिल को चीर गई। मैंने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने माँ बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर जबरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। मैंने एक छोटा सा घर लिया, नीचे बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी।
मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों का निर्यात का भी ऑर्डर आने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसन गीता ने बताया, तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारे भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे कि वो किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वो वृद्धा आश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। माँ बाबूजी को यहीं ले आऊंगी। अगले दिन ही गाड़ी लेकर मैं और मेरा बेटा लाने के लिए घर गए। अभी वो कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गई और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखकर और शांति से बस इतना ही कहा, हमें जीने दो बहू। अम्मा जी बाबूजी को गाड़ी में बैठाकर अपने पास अपने घर ले आई। आज जिंदगी का जंग मैंने जीत लिया था।